तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर करिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 218। चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। पैरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें मैं यह समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा न बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं, उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति
करते जा रहे हैं। इससे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं पेज नंबर 219 से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें कहना उचित समझता हूं। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान है, यदि सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले, इससे श्रमिकों का ज्यादा भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। पैरा, इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक थी। उसकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। वे झंडे लेकर आए थे, उनमें औरतें थी, पुरुष थे और बच्चे भी थे। उन्होंने शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि यदि काफी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को भी वे जानते बोलते हैं, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, इसका पता लगाएं। यदि यह बात सही है, तो उन बच्चों को अनपढ़ रखने से क्या लाभ होगा? जो भाषा वे नहीं जानते, उसमें पढ़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में होनी चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है, और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होगा, तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें, ताकि उनका असंतोष दूर हो सके। पैरा, दूसरी बात दुर्घटना की चर्चा है। दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए, वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें कि जहां इस तरह की बात है, जहां आपका कानून तोड़ा जाता है, वहां इस पर रोक लगाएं। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून नहीं तोड़ते,
जब सरकार स्वयं अपने कानूनों को तोड़ती है तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो कठिन है। आप जो कानून बना रहे हैं उनका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। तभी सही तरीके से आप श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें इस बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी ठीक है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। जो आप मेहनत किए हैं वो बेकार चला जाएगा। इसलिए रोज प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए और साथ में अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक है, चलिए आज इतना।